आओ बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट 40 करेंगे और ये आपका चैप्टर 9 से रिलेटेड वर्कशीट है। बल तथा गति के नियम आपका चैप्टर है और इसमें आज हम करने वाले हैं गति का दूसरा नियम। तो गति का दूसरा नियम करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी, उसके बाद इंग्लिश में होगी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि इस संसार के अंदर कोई भी वस्तु अगर उस पर संतुलित बल लगता है तो वो हमेशा आरामदायक स्थिति में रहेगी, लेकिन कोई भी वस्तु गति तभी करेगी जब उसके ऊपर लगने वाला बल कैसा होगा, असंतुलित होगा। तो ये समझने के लिए हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा। और गति का दूसरे नियम क्या बताता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। इसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होती है। इसका मतलब F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp/dt। संवेग में परिवर्तन, P होता है संवेग, मोमेंटम, F होता है फोर्स। तो जितना संवेग में परिवर्तन की दर है, दर मतलब टाइम के हिसाब से उसको चेंज करना है, उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम बात करें कि वस्तु का जो द्रव्यमान है या उसके वेग से संबंधित एक राशि है जिसको क्या बोलते हैं, संवेग। संवेग का फॉर्मूला होता है P = mv। ये संवेग है, प्रोडक्ट गुणनफल है किसका, द्रव्यमान और वेग का। तो इस तरीके से आपको ये देखना है। उसके बाद जो इसने कहा कि ये दिशा भी बताती है और साथ में इसका परिमाण भी है, तो एक सदिश राशि है और इसकी दिशा जो होती है वस्तु के वेग की दिशा में होती है। मतलब जिस डायरेक्शन में वस्तु चलेगी उसी दिशा में संवेग भी काम करेगा। किसी वस्तु का संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को m से और v वेग होता है। तो संवेग किसके बराबर होता है, P = mv। इसका मात्रक होता है P = mv। मास हमेशा मापा जाता है kg में और वेलोसिटी होती है मीटर/सेकंड। तो संवेग का मात्रक हुआ किलोग्राम मीटर/सेकंड। तो ये डेफिनेशन थी। अब इसकी गणितीय गणना कैसे करें। गणितीय गणना करने के लिए आपको ये डेरिवेशन ज़रूर आती है पेपर के अंदर कि गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना करने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा। हम मान के चलेंगे कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, माना कि ये गेंद है या पत्थर है, उसका द्रव्यमान है m, ये उसकी A पोजीशन प्रारंभिक स्थिति है और जब ये सीधी सीधी चलती है तो इसकी प्रारंभिक जो गति है वो u है और जब ये सीधी रेखा में चल रही थी उसने यहाँ से यहाँ तक आने में t टाइम लिया और उस पर जो बल लग रहा है वो F है और v उसकी अंतिम वेग है। तो यहाँ पर अगर मैं A वस्तु पर बात करूँ कि वस्तु का अगर प्रारंभिक संवेग क्या है, P1 क्या है, तो यहाँ पे मास था m, मास तो सेम ही रहेगा, इसकी वेलोसिटी है u, तो mv। अंतिम संवेग क्या होगा, P2 = mv। और गति का दूसरा नियम क्या कहता है, संवेग में परिवर्तन की दर। तो P2 - P1 mv - mu और m कॉमन निकल जाएगा तो m ब्रैकेट में v - u। और संवेग में परिवर्तन की दर मतलब डिवाइड बाय टाइम। गति के दूसरे नियम के हिसाब से क्या कहता है कि उस पर जो लगने वाला बल है उसकी दिशा और संवेग में परिवर्तन की दिशा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये संवेग में परिवर्तन की दर mv - u/t। फिर उसके बाद अगर हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे k लग जाएगा इक्वल साइन आके। और ये आपने गति के पहले नियम जो आपने समीकरण पढ़े हुए हैं उसमें त्वरण क्या होता है, v अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइड बाय टाइम v - u/t। तो v - u/t बराबर है a। तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा F = kma। अगर k का मान 1 है तो बल कितना होगा, तो F = ma। तो ये F = ma ये गति के दूसरे नियम से फार्मूला डिराइव किया गया। बहुत बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, जहाँ पे m द्रव्यमान है और a क्या है, एक्सेलरेशन या त्वरण। और इसका ऐसा ही मात्रक देखें तो बल हमेशा न्यूटन ने दिए हैं बल का नियम, तो ऐसे न्यूटन नाम के साइंटिस्ट से इसका ऐसा ही मात्रक है। लेकिन अगर हम इससे देखें तो ये मापा जाएगा kg और एक्सेलरेशन होती है मीटर/सेकंड²। सो kg मीटर/सेकंड², इसका ऐसा ही मात्रक बन जाएगा। उसके बाद आता है कि गति का जो दूसरा नियम है वो दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है। जैसे जो लंबी ऊंची कूद में जो खिलाड़ी भाग लेते हैं वो बालू या कुशन पे कूदते हैं, क्योंकि टाइम अगर ज़्यादा होगा
क्योंकि यहाँ पर आपने देखा F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग बटा टाइम। टाइम अगर कम लगेगा तो बल ज़्यादा लगेगा। इसलिए अगर खिलाड़ी बालू या कुशन पे कूदते हैं तो उसमें वहाँ वो अंदर तक धंस जाता है, तो उसको टाइम ज़्यादा लगा और उनको चोट लगने का डर कम हो जाएगा, फोर्स कम लगेगा उनकी पैरों पे। ऐसे ही कराटे वाले खिलाड़ी का पत्थर की स्लैब को झटके से तोड़ना कम समय ले रहा है क्योंकि बल ज़्यादा लगेगा। क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लिपकते समय हाथ पीछे क्यों करता है? ताकि टाइम ज़्यादा हो और उसके हाथों पर बल कम लगे। गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुँचना, क्योंकि उसमें टाइम कम लगा और बल क्या लगा? ज़्यादा। तो इसी तरह एक उदाहरण दे रखा है कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या क्या दे रखा है, उसके बाद आप फार्मूला लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्य करता है, तो मास दे दिया 5 kg, m टाइम हुआ 2 सेकंड। फिर कहा कि यह वस्तु के वेग को 3 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है, तो 3 मीटर पर सेकंड इसका प्रारंभिक वेग होगा और 7 हो जाएगा अंतिम वेग। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात की, हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? v माइनस यू अपॉन टी। तो v दे रखा है, u दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे और m से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो 10 न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद इसने कहा यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? मतलब टाइम दे दिया 5 सेकंड, वेलोसिटी निकालनी है इसी फार्मूले से, तो Ft अपॉन m प्लस u इस तरीके से निकालोगे तो 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका अंतिम वेग होगा। तो इसके आधार पर आपको वर्कशीट के आधार पर ये क्वेश्चंस करने हैं। 5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, बिल्कुल सेम है जो हमने वर्कशीट में किया। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 40 फॉर द 9th क्लास, and today we are going to discuss about second law of motion, and this is your chapter 9, that is force and laws of motion. We have already done first law of motion. Now today we are going to solve the second law of motion. So everybody know that there is an unbalanced force which is required to move the object, but we can we measure the amount of force involved in it? So to know the concept of force measurement, we will discuss about the second law of motion, and according to this law, the rate of change of momentum of the object is directly proportional to the applied unbalanced force in the direction of the force. And this law gives a new quantity that is known as momentum. Rate of change of momentum, it means force is directly proportional to P2 minus P1 upon T, rate of change of momentum. अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग डिवाइड बाय टाइम, जो कि फोर्स उस पर लगने वाले बल के बराबर होगा। नाउ मोमेंटम गिव्स द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड मास, इट मीन्स p इक्वल टू p इज मोमेंटम, m is mass and v is the velocity. This is the formula of momentum, and this is a vector quantity because it is measure magnitude as well as direction, and it represented by the letter p, and the direction is in the direction of velocity of the object. Its SI unit is kg meter per second, that is mass is measured in kg and velocity is SI unit is meter per second, and momentum is the product of mass and velocity. It gives the amount of the force applied on the object by equating it to the rate of change of momentum. Now mathematically how can we calculate the momentum or force according to the second law of motion? Let us consider there is an object having mass is m. It is moving in a straight line and then it move from position A to position B. This is initial position, initial velocity, as well as this is final velocity. Mass remains same, but initial velocity is u, final velocity will be v, and move from A to B it takes time t. So by using these the initial momentum of the object is at the point A, that is mu, at the point B it is mv. This is the final momentum. And what is the change in momentum? That is p2 minus p1. P2 is mv, mu, then m is common, then in the bracket v minus u. And now rate of change of moment is m v minus u upon t. Now from the second law of motion, what is the definition? The applied force is directly proportional to rate of change of momentum. So F is directly proportional to rate of change of momentum, and when we equate it, then it become a constant value k m v minus u upon t, where a equal to v minus u upon t. So put this value, then you will say F equal to km. If k equal to 1, now the
formula is F equal to mass into acceleration. This is Newton's second law, mathematically derived through this formula. Now there are some uses of motion in our daily life. How second law of motion is useful in our life, that is momentum upon t. In the sports, in the sport of long or high jump, athletes are made to either to fall either on the cushioned pad or on a sand pad, because it takes time t more, then the force will be less and they will not get hurt. Karate players breaks a slab of stone with a single blow, because they take very less time, then force will be more. Fielder in the cricket ground gradually pulls his hand backward while catching the ball, so that their hands will not be injured due to the striking of the ball on their hand, because they move backward their hands, so that the ball will take more time, then the force will be less. Bullet harms only when it is fired from the gun, because the gun takes less time and the force applied by the gun on the objective will be more. So on the basis of this worksheet, there is one example given. You have to do practice of more example through NCERT book also. Example is, a force acts on the object of the mass 5 kg for 2 seconds. So mass is given, time is also given, and it increases the velocity of the object from 3 meter to 7 meter per second. So initial velocity is 3 meter per second, finally 7 meter per second. Now the formula of force, mass into acceleration, acceleration equal to v minus u upon t, then you calculate it, force will be 10 Newton. Now the second question is, if the force is applied for the 5 seconds, then the force, what will be the final velocity? So using this formula you can find out the final velocity. F equal to m v minus u upon t, then v minus u equal to f into t upon m, then v equal to, then you can add here u. So in this way you can find out the formula and find the values final velocity. On the basis of the worksheet, check your understanding through these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.